हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। आज का मैच जो कि खेला गया क्वेटा और इस्लामाबाद के दरमियान, और कहीं ना कहीं जब ये मैच शुरू हुआ था तो हम सब के जहनों में ये बात थी कि शायद इस्लामाबाद विल कम्प्लीटली आउट क्लास क्वेटा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्वेटा जब शुरू में आए तो थोड़ा स्ट्रगल किया, फिर बीच में आके हमने देखा कि नवाज़ टिक गए, नजीब उल हक टिक गए। फिर आज जब अकमल की बारी आई तो उन्होंने ऐसा खेला कि हमें लगा कि भाई वो पहले कि वो अवेलेबल नहीं थे। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन क्वेटा में इतनी कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रहे हैं। ओवरऑल हर मैच में हम देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन जो है वो फ़र्क हुआ होता है। उसके बाद भी अगर कोई बैट्समैन टिक जाता है, काम करता है, तो ऑब्वियसली उसकी एक अहमियत तो होती है। आज 179 रन्स बनाए क्वेटा ने, और जब आज इस्लामाबाद बैट करने के लिए आए तो हमने उन्हें भी आफ्टर गुड स्टार्ट स्ट्रगल करते हुए देखा, बट इवेंचुअली इस्लामाबाद आज का मैच जीतने में कामयाब हुए और इस तरह से उन्होंने प्लेऑफ्स में भी अपनी जगह जो है वो कंफर्म कर ली। तो आज के मैच पे एनालिसिस हासिल करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करेंगे और फिर उनके जज्बात जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही इज़ फीलिंग, बिकॉज अब क्वेटा और कराची आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द लीग। अच्छा, अहम बात यह है कि आज हमने ये देखा कि मोहम्मद नवाज़ टिक गए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। ऑब्वियसली अगर वो वहाँ पर नहीं होते तो वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर क्वेटा टू काइंड ऑफ बी देयर, बिकॉज ही मेड बहुत सारी गेंदें थी, लेकिन उस वक्त ज़रूरत ये थी कि कोई टिक भी जाए, बिकॉज नोबडी वाज स्टेइंग। अच्छा, जल्दी जल्दी विकटें गिर रही थी और नवाज़ 4 नंबर पे आ गए। खैर इफ्तिखार भी बहुत जल्दी, फ़ौरन ही उनकी भी बारी आ गई। तो मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आई कि क्या सोच के भेजा गया था, क्योंकि नवाज़ लंबी बारी तो करते नहीं हैं। फिर खैर इफ्तिखार आए, वो भी जल्दी आउट हो गए, लेकिन नवाज़ ने बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर था क्योंकि इमाद परफॉर्म कर रहे हैं, और बात ये हो रही थी कि जी इमाद देखे कर रहे हैं और नवाज़ बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आज नवाज़ ने बैट से बॉल से दोनों से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन प्लेयर्स के दरमियान होता है तो उसका बाज़ वक़्त टीमों को फ़ायदा होता है। और 17 रन्स 4 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद एक बार फिर बड़ी लंबी बारी क्वेटा ने पूरी की और एक अच्छा स्कोर किया, 180। उमर अकमल की अगर बात की जाए तो उमर अकमल थोड़ा बीच शुरू में खेले, फिर उसके बाद बाहर हो गए, फिर हफीज़ आ गए, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उसके साथ साथ फिर जरदान आए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। इस्लामाबाद जल्दी जब आउट कर गया तो लग ये रहा था कि कोयटा शायद 120-30 इस पे बाहर हो जाए, इससे ज़्यादा, क्योंकि उनके सारे मेन प्लेयर इफ्तिखार भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 ओवरों में 50 रन थे, तो और फिर अगले ही 4 ओवरों में, 14वें ओवर में दे हैड क्रॉस्ड 100। तो वो 4 ओवर जो थे वो उनके लिए बड़े फ्रूटफुल थे, लेकिन 10 ओवर तक हमने, बल्कि 8वें ओवर तक स्पेसिफिकली बहुत ही स्टक थी आज क्वेटा की टीम। सादिया, आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगी कि 10 में 50 हुए, जो मैं इस्लामाबाद का शुरू से एक हम जो एरिया ऑफ कंसर्न है या कमज़ोरी नज़र आ रही है, उनकी बॉलिंग नज़र आ रही है। आप देखें ना, इतने आउट करके भी फिर बीच में उसकी वजह ये है कि शादाब नहीं अच्छी गेंदें कर रहे हैं। हाँ। जो हम बाकी टीमों में देख रहे हैं ना कि राशिद आ जाते हैं, उसामा भी बेहतर गेंदें कर रहे हैं, आज नवाज़ ने भी अच्छी गेंदें की बीच में, लेकिन शादाब जो इस्लामाबाद के लिए एक बड़े मैच विनिंग बॉलर इस तरह से होते थे कि बीच में आके वो 2 विकेटें 24 रन 25 रन 30 रन दे के हासिल कर लेते थे, लेकिन वो उन्हें कामयाबी नहीं हासिल हो रही, जो बहुत ज़रूरी है। अगर इस्लामाबाद ने PSL का चैम्पियन बनना है तो शादाब को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा, बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में। बैटिंग में भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मेन उनका एरिया जो है वो बॉलिंग है, जिसमें वो इम्पैक्ट डालते हैं। उसकी वजह से इस्लामाबाद की बॉलिंग अच्छा नहीं कर पा रही, तो वो एक परेशान कुन बात ये। लेकिन कोयटा को बड़ा इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि कहाँ से उन्होंने आके रन्स बनाए और इतना एक दे हैड ऑलमोस्ट वन द मैच टुडे, मतलब आखिर तक ले जाना, वरना एक मोमेंट पे जिस तरह से इस्लामाबाद ने स्टार्ट किया था, लग ऐसा नहीं रहा था कि ये रुकेंगे, लग रहा था कि शायद 12वें 13वें ओवर के अंदर ये लोग अचीव कर लेंगे अपना सेट टारगेट। लेकिन आई रियली वांट टू अप्रिशिएट आज जिस तरह से उमर अकमल ने प्ले किया है। आई मीन डेफिनेटली इतने टाइम के बाद आना, पूरी टीम में आप बैठे रहे, आप नहीं खेले, मुझे इस पर बात करनी है। डेफिनेटली उनके इनिंग्स के कुछ शॉट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी मैच की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब, इस तरह से एंड में आकर आज जो है इस्लामाबाद ये मैच वापस लेने में कामयाब हो गए। बट अच्छी बात ये थी
कि मैच एंड में खासा इंटरेस्टिंग हो गया था. यू कुडंट रियली डिसाइड, बट जबकि 13 गेंदों पर 12 गेंदों पर 13 रन और इस तरह का क्लोज हो गया था, तो आई समवेयर थॉट कि इस्लामाबाद जीत जाएगा. लेकिन फिर विकेट गिरी, आजम की जब विकेट गिरी तो उसके बाद ऐसा लगा कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. फिर जब हसन आउट हुए मुझे लगा वो बहुत अननेसेसरी था वहाँ पे. लिटरली आई वाज लाइक क्यों किया हसन ने ये, दे वर ऑलमोस्ट विनिंग, बट इट वाज अ गुड थिंग. लेकिन कमिंग बैक टू उमर, मेरे ख्याल में जो मैं पहले बात करी थी, इट इज़ नॉट ईजी व्हेन यू आर सिटिंग ऑल द टाइम. बिल्कुल एंड के मैचेस में आपके ऊपर प्रेशर ऐड हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से बहुत शोर हो रहा था कि उसको क्यों नहीं खिला रहे, उसको क्यों नहीं खिला रहे, और फिर अगर उस प्लेयर को खिला दिया जाए और वो कुछ ना कर सके तो वो फालतू में बेचारा रगड़े में आ जाता है. तो ही डिड गुड टुडे. देखिए, उमर अकमल का अफसोस ही मुझे होता है कि जितनी उस खिलाड़ी में पोटेंशियल थी उसने उसका फ़ायदा नहीं उठाया. जितना बड़ा वो प्लेयर था, जिस तरह से वो ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, जब से आया था उसका अंदाज़ ही खेलने का ऐसा था. लेकिन होता ये कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम जो है वो बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा आपका ध्यान उस तरफ हो, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, उसके साथ साथ आप फोकस रहें. ये थोड़ी चीज़ें मिसिंग रहीं क्योंकि वो आए और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से पाकिस्तान टीम से भी बाहर हो गए, साथ साथ यहाँ भी आए. पिछले सीज़न में भी जिस तरह से आए थे इसी तरह से उन्होंने हिटिंग की थी और फिर कोयटा ने उन्हें अपने साथ रखा, शुरू में लेके आए. लेकिन अफसोस ये है कि वो क्योंकि आपका फोकस नहीं रहता तो इसीलिए आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे होते. राइट. शुरू में आए थे लेकिन फिर वो नहीं किया परफॉर्म, अब जाके आज बड़ा अच्छा खेले. पता नहीं अगले मैच में अब वो किस तरह से खेलेंगे, लेकिन उनमें पोटेंशियल हमेशा से मौजूद थी. क्योंकि अब ये बात हो ही गई है कि अब आगे कैसे परफॉर्म करेंगे. बट डू यू फील कि क्वेटा के पास अभी चांस है मजीद कि वो कम बैक कर सकते हैं? हैविंग सेड कि इस्लामाबाद ने तो अपनी जगह बना ली है. देखिए, बहुत मुश्किल होता जा रहा है. अब कल का मैच है उनका कराची से, लेकिन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. जो हारेगा वो बाहर कंफर्म हो जाएगा. यस. इसलिए दोनों के लिए प्रेशर गेम है. तो वापस अब देखिए कल कौन जीतता है, लेकिन कोयटा आज अच्छा खेला, आज बेहतर क्रिकेट खेली उन्होंने, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी. जो भी उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे. मुझे हसनैन के वापस ना आने का भी एक अफसोस है कि हसनैन को इस टीम में होना चाहिए. उमैर यूसुफ नहीं खेल रहे, बड़ी पोटेंशियल है उनमें. मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं खेल रहे. उन्हें भी खेलना चाहिए. बैटिंग तगड़ी होनी चाहिए. अगर विल स्मिथ नहीं खेल रहे तो आप उस पर देख लें कि आपने 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं, तो आप देख सकते हैं कहाँ जगह बनती है. इफ्तिखार को आप बाहर नहीं कर सकते, ये भी बड़ा मुश्किल है. लेकिन ओवरऑल कोयटा ने आज अच्छी क्रिकेट खेली. कहाँ से वो वापस आए, 4 ओवर में 4 उनके 17 रन पे आउट हो गए थे. वहाँ से जाके 180 करना, फिर जिस तरह से इस्लामाबाद ने मारना शुरू किया है, मनरो ने तो लग रहा था कि वो तो शायद 12-13 ओवर में मैच ख़त्म करने के मूड में, जिस तरह से वो खेल रहे थे और हिटिंग कर रहे थे. वो बहुत अच्छा खेले. इफ्तिखार को मनरो के लिए लेके आए. उन्होंने कहा कि जी आप बहुत शुक्रिया. तो आउट तो हो गए वो, लेकिन उन्होंने 19 रन उसमें ले लिए. और शुरू से ही रन्स बनते रहे. अब इस्लामाबाद का भी देखिए खेलने का अंदाज हम जो कह रहे थे वो बिल्कुल ऐसा है कि जी आर या पार, जो जा रहा है वो बस के उसने मारना है, हिटिंग करनी है. आज आज़म और फ़हीम अशरफ ने वही रोल प्ले किया जो ज़ारदान और नवाज़ ने कोयटा के लिए किया था. क्योंकि अगर वो वहाँ पर नहीं रुकते और लंबा नहीं लेके जाते तो इस्लामाबाद के हाथ से मैच निकल गया था. yes, right. और बड़ी अच्छी बात मुझे आज़म की लगी कि उन्होंने आज थोड़ा सा रुक के खेला. हालांकि स्टाइल के बावजूद भी 140 का स्ट्राइक रेट है उनका, लेकिन उन्होंने चीज़ों को समझा कि जी यहाँ से गेम को लंबा करना पड़ेगा. तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो विद टाइम वो लर्न कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि जी मैं तो अपनी बारी करूँ और मैं जाऊँ. जैसे उनसे आने वाले जो जितने भी बैटर थे उनका यही एटीट्यूड था कि जी हमने अपना चलाना. और लग ऐसा रहा था ही हैड थॉट कि मैं मैच को एंड तक ही लेकर जाने वाला हूँ. प्रॉबेबली वो थोड़ा सा हाई चला गया उनका जब उनका डिसमिसल था. बट देन I think he was thinking, क्योंकि उन्हें खासा he was very disappointed as well because he knew he has done the job and he wanted to take it to the end. वो नहीं हो सका आज़म के लिए. जी, उसके बाद ऑलमोस्ट मैच बन ही गया था कि 11 रन जो थे वो शायद 8 बॉलें या 9 बॉलों पे थे, तो काफ़ी हद तक उन्होंने बना दिया था. और उनकी वही जो आप बात कर रहे हैं कि वो अफसोस का भी इजहार कर रहे थे कि ये शॉट की भी ज़रूरत नहीं थी. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर एक बैटर के पास ये अप्रोच, ये सोच आ रही है कि मैंने मैच जिता के जाना है, ये बड़ी अच्छी होती है और बहुत ज़रूरी होती है. और अब
जो इस्लामाबाद के 3 मैचेस ऐसे हैं कि जिसमें आज़म का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस्लामाबाद की जीत में। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है इस्लामाबाद के लिए और इवन आज़म के लिए भी कि अब वो मैच विनर के तौर पर पहचाने जाएं। राइट, डेफिनेटली। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अब आज चूँकि इफ्तिखार नहीं चले तो क्या ये इफ्तिखार को बिठा देंगे कल के लिए, क्वेटा विल स्मिथ को बिठा देंगे? क्या ये यासिर के साथ कल आएंगे, ओपन करेंगे, नहीं करेंगे? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में जो स्कोर करता है उसको तो रखते हैं, तो कम अज़ कम ज़ादरान और उमर अकमल को तो हम देखें। नवाज तो ऑब्वियसली उनकी ज़रूरत है बीइंग एन ऑलराउंडर। सो यू फील कि कल इनमें से कोई ऊपर नीचे होगा? स्मिथ भी तो फॉरेन प्लेयर्स में नहीं चल रहे, लेकिन यासिर तो इमर्जिंग है, खिलाना ही खिलाना है आपने, वरना फिर मंगलजई के साथ जाएंगे आपके दोबारा या फिर इमल खान के साथ जाएंगे। ये भी तो मसला है ना कि एक इमर्जिंग तो आपने खिलाना है। अब वो चक्का है। अब स्मिथ ने जिस तरह से मार खाई है आज 3.3 ओवर में 40 रन दे दिए, तो मैच तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया ना। आखिर में भी उनसे नज़र आया कि फ़हीम बड़े सुकून से रन कर गए, जो 3 चौके मारे हैं उन्होंने। तो बहुत बहुत सारे मसाइल हैं कोयटा के पास। लेकिन हसनैन को बिठाना, उमैद आसिफ की जगह आप दोबारा हसनैन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हसनैन आपका फ्यूचर है ना। उमैद तो अपना ऑलमोस्ट करियर के एंड पे है, तो अब अगर आपने मुस्तकबिल में एक प्लेयर आपने ही उसको साथ लेके चले हसनैन को और आपने रखना है, तो आपको उसे कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आप दोबारा कराची के अगेंस्ट उसके साथ जाएं। अब देखना है कि जाएंगे नहीं जाएंगे, ये ज़रा मुश्किल फैसला है। वेल विद दैट, आप अपनी स्क्रीन पर हमारा नंबर देख रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि क्वेटा जो है और कराची जो है कम्प्लीटली ऑलमोस्ट लीग से बाहर नजर आते हुए। प्लेऑफ्स में शायद हम उन्हें नहीं देख सकेंगे, बट वेल वी आर होपिंग कि क्वेटा और कराची के जितने भी फैंस हैं वो भी कल के मैच के लिए होप कर रहे होंगे कि कौन कल का मैच जीता है। तो हमारा नंबर ऑन है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जनाब, बात हुई सरफराज की, लेकिन मैं सरफराज से एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आज या किसी और मैच में हम उनकी कोई इनिंग देखेंगे। सरफराज अपना मेजर रोल, जिस तरह से वो अपनी पोजीशन को शफल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ ऊपर नीचे ही इज़ कमिंग विद एवरी मैच, ऊपर नीचे हो रहा होता है, बट देन ही इज़ नॉट एबल टू गिव द रोल दैट ही थिंक्स वो शायद कि जिस रोल के लिए वो आ रहे हैं वो तो कम से कम पूरा नहीं कर पा रहे हैं वो। अच्छा, एक पहले सरफराज की बात पे मैं बात कर लूँ, फिर आपके सवाल के जवाब में आता हूँ। जैसे वो कह रहे थे ना कि स्लोअर वन बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, उमैद ने 3 आउट किए 37 रन दे के, जो बुरे नहीं अगर फिगर उस पर देखा जाए, लेकिन उमैद मशहूर है कि वो उसी से ही अपनी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्लोअर वंस ही हैं ज़्यादातर। तो जब आखिर में बॉल करा रहे थे तो उनके पास उतनी स्पीड नहीं है, जो मैं हसनैन की बात कर रहा था, तो वो उसी से जाते। तो ये सोचने वाली चीज़ें होती हैं कि आखिर में जो ओवर करेगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ तो यही है, वो उसी पे करते हैं। तो ये शायद समझ में भी थोड़ा सा ये कहा कि भाई उसकी स्ट्रेंथ वो स्लोअर वन जो पेस चेंज करके ही आउट करते आ रहे हैं, जो उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली। ये तो बात होगी उमैद वाली जो स्लोअर वन की बात थी, तो ये आपको सोच रखनी चाहिए थी और आगे भी रखनी होगी। ये तो पहले से मेरे ख्याल में दे शुड हैव थॉट अबाउट इट कि आपके पास एक ही नसीम ही है जिस पेस की आप बात कर रहे हैं। अब दूसरे अगर बॉलर को आप ले ही इसके लिए आ रहे हैं कि उसकी स्पेशलिटी ही वो स्लो वंस है, तो प्रॉबेबली आपने ये पहले थॉट थ्रू करना था कि जी ये स्लोअर वंस आपके लिए ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे कहीं। अच्छा, दूसरा जो आपने सरफराज की बात की ना, आप जब बहुत ज़्यादा किसी भी फ्रेंचाइज से इतना ज़्यादा करीब रहते हैं, जो आपकी अटैचमेंट होती है, इमोशनल अटैचमेंट होती है, आप पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, बर्डन होता है एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। आप देखिए ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता, किसी दिन वो 3 नंबर जा रहे होते हैं, किसी दिन 4 नंबर जा रहे होते हैं, कभी 6 नंबर जा रहे होते हैं, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और फिर जब वो जाते हैं तो उस प्रेशर में वो परफॉर्म अपनी जितनी उनकी पोटेंशियल उसके मुताबिक भी नहीं कर रहे। ये वही सरफराज है ना, टेस्ट सीरीज इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो उनका स्ट्राइक रेट को 130-40 हो जाता, लेकिन यहाँ पर जैसे लंबा खेलना था वो भी उनसे नहीं, जो उनका अपना नेचुरल गेम है वो भी वो नहीं खेल पा रहे। तो प्रेशर यही एक चीज़ है कि जो आपको इस तरह कर देता है कि आपका जिस तरीके से आप खेलते हैं वो भी नहीं खेल पाते। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो उनके ऊपर एक एडिड प्रेशर आ रहा है कि टीम टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। कोयटा ग्लैडिएटर का मतलब सरफराज अहमद है, और फिर उनके जो रिलेशन टीम के साथ हैं, नाम है, आप 8 साल से एक टीम को लेके चल रहे हैं, तो वो एडिड प्रेशर जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पे उसका फर्क पड़ रहा होता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? ऑलराइट, सो मामला, अच्छा हमने ये तो सारी बात कर ली कि हाउ डिड क्वेटा हैज़ डन सो फार, और क्वेटा से हमें क्या उम्मीदें हैं अब कल के मैच के लिए। लेकिन चूंकि हमें ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से वापस आना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो व्हाट हैपेंड ऑन द बॉलिंग साइड ऑफ इस्लामाबाद, मुझे ये बात करनी है। क्या
वसीम जूनियर को उनको वापस लाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आगे के मैचेस में प्लेऑफ्स में उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी एक पेसर की। इस पर मुझे बात करनी है आपसे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर और भी ज़रा मामला तय करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे तो मैं ये सवाल उठाते हुए गई थी कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर इस्लामाबाद के आने वाले जो मैचेस हैं, बेशक प्लेऑफ्स में अब उनकी जगह पक्की हो गई है। हम देखते हैं कि जिस तरह से लाहौर के पास इतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है और बाकी टीमों में हम ये देखते हैं कि उतना ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक किसी के पास ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन यू नेवर नो कि प्लेऑफ्स में क्या होगा और फिर आगे क्या होगा। तो आपको कोई एक तो ऐसा सोच लेकर आनी पड़ेगी कि भाई आप अपने बॉलिंग अटैक के साथ ऐसा क्या करेंगे दैट व्हेन यू फेसिंग लाहौर, इन केस यू आर फेसिंग एंड अदर टीम्स एज वेल, आप सिर्फ अपनी बैटिंग से नहीं जीत पाएंगे, आगे जाके मैचेस और तगड़े हो जाएंगे क्योंकि सारी बेस्ट टीमें होंगी ऊपर। सो यू फील कि क्या वसीम की जगह बनती है या इन्हें कुछ और सोचना होगा? देखिए, ज़ीशान ज़मीर का पता नहीं मुझे कितने वो फिट हो गए हैं, सही, वरना वो इमर्जिंग में उन्हें रखा गया था और ज़्यादा यही उम्मीद थी कि वो ज़्यादा खेलेंगे इस्लामाबाद की तरफ से और मुबस्सिर कम खेलेंगे। लेकिन ज़ीशान मैच खेले और उसके बाद उनको फिर दोबारा से जो फिटनेस मसाइल उनके साथ चल रहे थे वो दोबारा से स्टार्ट हो गए। तो वो एक थोड़ा सा परेशान कुन बात उनके लिए हुई, क्योंकि मुबस्सिर उस तरह से गेंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि मदद आप बड़ी पक्के अगर स्पिनर होंगे राशिद जैसे तब जाके तो आप बच सकते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम बॉलर कहूँगा मैं, या कि जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं जो बॉलिंग भी करते हैं, उनके लिए आसान नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा एक परेशान कुन एरिया है। फिर वसीम ने भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तभी वो बाहर भी हुए। रोमान आए हैं, रोमान उन सब के मुकाबले में सबसे बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि रोमान भी फिटनेस के मसाइल रहे हैं उनके साथ, तो उन्हें किस किस तरह इस्लामाबाद यूज़ करता है। इस्लामाबाद चाहेगा कि प्लेऑफ्स में जब जाए तो रोमान की सर्विसेज उन्हें हासिल हों उस वक्त। तो हो सकता है कि वो ऑन एंड ऑफ रोमान को रेस्ट कराते रहें, वसीम को खिला लें, ये चेंजेस ज़रूर होंगी। लेकिन जो भी अभी बॉलिंग है, इसी बॉलिंग को बेहतर करना होगा, शादाब को बेहतर करना होगा। उनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। राइट। आज कल के मैच, इससे पहले जो यानी लास्ट मैच जो इस्लामाबाद का था उसमें, और इसमें एलेक्स हेल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट देन वो जो चाह रहे हैं शायद वो उनके लिए नहीं अभी तक हो पा रहा है। लेकिन कॉलिन मनरो का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में फिर नीचे आके, एंड कॉलिन डिड रियली वेल टुडे एज वेल। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा था। जो ऊपर से मैच अगर नहीं बना होता तो नीचे आके आज़म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती टीम, एंड प्रॉबेबली वो रन्स उसको कितने ज़्यादा होते, फिर स्लोअर खेलना, तो वरना फिर उतना ही डिफरेंस हो जाता है। जिस तरह से हम आज क्वेटा का डिफरेंस क्रिएट हो गया था जब वो बैट कर रहे थे, जितना स्लो उनका हो गया था, यानी तकरीबन 50 रन 10 ओवरों में बने थे। तो अगर कॉलिन आज इतना ज़बरदस्त नहीं खेलते तो शायद फिर नीचे आके आज़म के लिए और दीगर बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, वो नहीं खेलते तो ऑब्वियसली हालात मुख्तलिफ होते, लेकिन चाहे वो कॉलिन मनरो हों, चाहे वो एलेक्स हेल्स हों, चाहे गुरबाज हों, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, बेसिकली ये लोग मौत के कुएं में गाड़ी चलाने की तरह बैटिंग करते हैं। सही, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन उसकी वजह ये कि इनको पता होता है कि इनके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वजह ये कि आपने हर बॉल पे ही रन करना है, मारने जाना है, आपने ऊपर से रन करने। तो जब आप इस तरह के रिस्क ले रहे होते हैं तो आपके दूसरे के मुकाबले में आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखें कि इनका जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो 10 मैचेस से 3 या 4 में वो खेलते हैं, लेकिन वो इतना आला खेलते हैं कि मैच जितवा देते हैं, मैच साइड पे कर देते हैं। हम ये कंसिस्टेंसी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक आदमी जो 140-50 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहा है वो 10 में से 8 मैच में या 6 मैच में करेगा, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। राइट। आप 10 में से 3 भी और 4 भी करते हैं तो आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि आप तो रिस्क हर बॉल पे ही ले रहे हैं ना। तो इस किस्म के प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी जैसे एक इनिंग गुरबाज खेला, आज मनरो खेल रहे, नेक्स्ट मैच में हो सकता है एलेक्स हेल्स खेल जाएं। तो ये आपके पास 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं। फिर आज़म लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके पास ऐसे प्लेयर बैटर्स हैं कि जो मैच एकदम पलट सकते हैं। और उन्होंने उनका बैकअप भी रखा हुआ है। डेफिनेटली प्रॉब्लम सिर्फ बॉलिंग में। राइट। वो बॉलिंग में आई हैव अ फीलिंग कि रोमान राइस
जब गए थे तो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आज जब वापस आ गए हैं उनका थोड़ा बैकअप हो गया है. एज यू सेड कि ये लोग ज़मीन को ट्राई कर सकते हैं, बट यू स्टिल थिंक दैट इतना ये लोग जिस स्टाइल से खेलते हैं मुझे ऐसा लगता है जो उनका थॉट थ्रू है ना वही बैटिंग ही है. जैसे आप अगर लाहौर कलंदर्स को देखते हैं तो उनका जो माइंड सेट है वो बॉलिंग के अराउंड ही घूम रहा होता है. इस्लामाबाद डजंट थिंक लाइक दैट, बट मुझे ऐसा लगता है आगे के मैचेस में दे विल हैव टू थिंक कि आपको ऊपर रखना पड़ेगा अपनी बॉलिंग को भी. देखिए हमने भी इस्लामाबाद का और लाहौर जब मैच हुआ था, बेसिकली इस्लामाबाद की अगर आगे चल के जब मैच लाहौर से होता है तो वो मुकाबला इनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग का होना है. अगर इनकी बैटिंग डिलीवर नहीं करेगी उसकी बॉलिंग पे तो लाहौर का पलड़ा हावी रहेगा, क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग ऐसी नहीं है अभी तक कि जो लाहौर को तंग करे, जब तक शादाब बीच में से आउट नहीं करते और रन नहीं रोकते. राइट, तो डेफिनेटली उनके लिए भी ये ज़रूरी होगा. अच्छा, हम जब जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली आप इस वक्त पाकिस्तान में जब भी लीग शुरू होती है आप ये देखते हैं कि कोई भी प्लेयर जो कि आके खेल रहा है वो स्पेशली अगर बैटर है तो वो बस छक्के और चौके मारने के लिए आप उसे देखना चाहते हैं. दिस इज एक्चुअली द फन ऑफ ये तो पीएसएल की मैं बार बार ये बात करती हूँ कि एक्सक्लूसिविटी है कि आपको ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग मिल जाती है, वरना ओवरऑल आप दुनिया भर में यही देखते हैं. और जब कोई इंटरनेशनल प्लेयर आ रहा होता है तो आप उससे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बस चौके छक्के लगाएगा और आपको पैसा वसूल जो है ना मज़ा आएगा. आज आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कल जब राशिद खान ने ये शेयर किया, हारिस की बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी बॉलिंग की एंड ऑल दैट, और नीचे डेविड वार्नर ने ये लिखा कि मुझे भी पीएसएल में आके खेलना है. सो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, ये एक ख़ास बात होती है कि आप बात कर रहे हैं बॉलर्स की और एक बैटर कह रहा है कि मुझे भी आके खेलना है. सो जो आपकी एक्सक्लूसिविटी है वो हाईलाइट हुई है, लेकिन अ पर्सन हु इज़ जो जाने जाते हैं अपनी बैटिंग के लिए वो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू प्ले इन दिस लीग एज वेल. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात अच्छा लगता है कि इट काइंड ऑफ एन इनकरेजमेंट PSL 8 के लिए और सारी लीग्स अभी जितने हुई हैं एडिशंस उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये. देखिए आपने वर्ल्ड कप में भी देखा था, जो बॉलिंग पाकिस्तान की थी तो सामने किसी का भी मुकाबला नहीं था. हर टीम, इवन इंग्लैंड भी जीत गया, लेकिन थोड़ा सा हम अगर बेहतर खेल जाते तो हम वर्ल्ड चैम्पियन हो गए थे. तो हमारी बॉलिंग ही थी जो हमें कहाँ से हम बाहर हो गए थे और कहाँ से हमें फाइनल तक लेके आई. तो दुनिया को इस चीज़ का एहसास ज़रूर है कि पाकिस्तान में जब आप खेलने जाते हैं और जिन बॉलर्स के अगेंस्ट आप अगर अच्छा करते हैं तो फिर आप दुनिया में किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट आप परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है. चाहे आप स्पिनर्स की बात करें, चाहे आप फास्ट बॉलिंग की बात करें, और ये वो बॉलर हैं जो बैटिंग की विकेट होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनमें जाके तंग करते हैं, गेंदें करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी बात है और हर मोस्टली प्लेयर चाहता है, और प्लेयर्स का फ़र्क पड़ा है. हैरी ब्रूक का जितना बड़ा प्लेयर बना हुआ है, आप आए ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था. एंड टिम डेविड इज बैक. टिम डेविड वापस, और टिम डेविड भी, आप कौन जानता था टिम डेविड को? PSL से तो टिम डेविड के आज दुनिया भर में खेल रहे हैं, तो उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को ही जाता है. राइट, डेफिनेटली. उसके बाद जिस तरह से, हालांकि मैं आज जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे ख्याल में क्वेटा के लिए अच्छा होता कि अगर ज़ादरान उनके पास पहले आ जाते, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग मेरे ख्याल में 1 मार्च ऑनवर्ड्स हुई है और 2 मार्च को जो उनका मैच था उसमें भी वो नहीं थे, और मेरे ख्याल में यही वो मिस कर रहे थे. अब कल डेफिनेटली होंगे ज़ादरान, तो अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पूरी बात करेंगे कि क्वेटा ऐसा क्या करे, बिकॉज बॉटम पर है पॉइंट्स टेबल पर, और लग ऐसा रहा है कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए किसी भी तरह से प्ले ऑफ में दाखिल होना. क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बात करेंगे ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक अगैन. तो जनाब, कल जो मैच है वो है उन दो टीमों का जो कि टेबल पर टॉप पर नहीं है, बल्कि वो टेबल के नीचे की टीमें हैं, और वो है क्वेटा वर्सेस कराची. हमने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं क्योंकि कल के मैच ने डिसाइड करना है कि इस लीग में इन दोनों टीमों में से किसका फ्यूचर आगे हम देख रहे हैं और किसका नहीं देख रहे हैं. तो पहले तो आपको मैच के हवाले से कुछ फैक्ट शेयर करते हैं इस रिपोर्ट में और फिर बात करते हैं इस पर मज़ीद. तो जनाब, क्या लग रहा है कल के लिए आपको, कौन सी टीम जीत सकती है? देखिए, सबसे मुश्किल जो प्रेडिक्शन है वो कल का मैच ही है कि दो बॉटम की टीमें हैं और दोनों आखिरी नंबरों पे टेबल पे, और जो टीम कल हारेगी वो हर लिहाज से PSL 8 से बाहर हो जाएगी. तो एक बहुत ही प्रेशर वाला मैच है.
दोनों टीमों के लिए। अब उसमें कौन बेहतर करता है ये देखना, और दूसरा ये कि दोनों टीमें एक तरफ से बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं, करीब आके मैचेस नहीं जीत पाए हैं, तो इसलिए प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। कोयटा आज अच्छा खेला, लेकिन मसला सारा है कि अच्छा कराची भी खेल रहा है, जीत नहीं रहे। तो दो हारी हुई टीमों में से देखते हैं कि बेहतर कौन है। ये कल इससे देखना पहले है। वाले मैच में क्वेटा एक दफा कराची को हरा चुकी है, सो डू यू थिंक इट हैज एनी साइकोलॉजिकल एज ओवर द अदर टीम? बट वो गप्टिल थे, गप्टिल अब नहीं होंगे। वो तो मेरे ख्याल होता में है, पता नहीं। देखना ये है कि इमाद वहाँ सिंगल हैंडेडली परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। वो क्या चेंजेस करते हैं, कल कासिम अकरम को खिलाते हैं, शर्जील को वापस लाए थे, क्या दोबारा उनके साथ जाते हैं, आकिफ जावेद को दोबारा लाते हैं, वहाँ पर ये देखना है वो क्या करते हैं। तो वहाँ भी ठीक ठाक मसाइल हैं। मुझे लगता है कि शायद कोयटा कल का मैच जीत जाए। राइट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोयटा की आज स्ट्रेंथ बेटर नजर आए, इसलिए कि 4 आउट हुए, वहाँ से वापस आए तो थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे होंगे। लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। आप कह लेंगे जी 19-20, मतलब कोई भी टीम थोड़ा सा, क्योंकि कोयटा 4 आउट करके फिर 120 का 180 कर गया है, तो इसलिए कोयटा के चांस लग रहे हैं। लेकिन कोयटा को भी बॉलिंग में चेंज करना पड़ेगा, उन्हें हसनैन के साथ दोबारा जाना पड़ेगा, उन्हें तेज़ बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। इसी तरह अब अगर उन्हें देखना है कि अगर यासिर रन नहीं कर रहे हैं तो फिर शायद वो इमरान खान को दोबारा लेके आए, इमर्जिंग बॉलर हैं, मंगलजई को एक आध बार फिर अप्लाई एक चांस दे दें, क्या उमैर के साथ जाएंगे। लेकिन कोयटा आज जो हारा तो है, लेकिन बड़ा एक ऐसा मैच कि जिसमें वो पहले ही घंटे में तकरीबन फारिग हो गया था, वहाँ से वापस आया और आखिर में जाके आ रहा है। राइट, एंड हमने इतनी सारी डिस्कशन की, व्हाई वी सेइंग दैट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। पॉइंट्स टेबल आपको जरा दिखाते हैं। इस वक्त टेबल पर टॉप में है लाहौर, जिनके पास हैं 12 पॉइंट्स, और ऑब्वियसली वो प्लेऑफ्स में हैं। आज इस्लामाबाद भी प्लेऑफ में चली गई है, 10 पॉइंट्स पर वो है। उसके साथ मुल्तान जो है 8 पॉइंट्स के साथ खड़ी है, लेकिन उन्होंने खेले 7 मैचेस, सो दे हैव टू प्ले 3 मोर मैचेस, और अगर उसमें से वो कोई एक भी मैच जीतने में कामयाब हो जाते हैं, दिल बी इन प्लेऑफ्स ऑलमोस्ट। लेकिन अब पेशावर के लिए मुश्किल ये है कि पेशावर ने 6 मैचेस खेले हैं और उनके पास 6 पॉइंट्स है। अगर कल कराची जीत जाती है तो कराची के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन कराची कल अपना नवा मैच खेलने जा रही है। अब उसके साथ अगर कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत जाती तो कराची तो 4 पॉइंट्स पर ही खड़ी रहेगी, लेकिन क्वेटा के पास जो हैं वो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर उनके पास 8, मतलब कल मेरे ख्याल में कल सेकंड लास्ट, हाँ कल कराची अपना सेकंड लास्ट मैच खेलने जा रही है। एक्चुअली मसला ये है, और दूसरी जानिब इनके पास अभी भी 3 मैचेस हैं क्वेटा के पास। सो विद दैट, डू यू फील कि क्वेटा के लिए कमबैक कंपैरेटिवली कल का मैच जीतने के लिए बाद ज्यादा है? फिर नहीं, देखिए कोयटा भी अगर कल का मैच जीत अगर हार जाती है तो कोयटा भी फिर मैक्सिमम 6 पॉइंट्स ले सकेगी ना। 2 पॉइंट्स पे खड़ी है ना कोयटा। कोयटा 2 पॉइंट्स पे, but they will be able to get 8। 2 मैच हैं तो 6 होंगे ना कल। अगर 8 मैच खत्म हो गए तो उनके 8 मैचेस के बाद 2 पॉइंट हुए, तो फिर 4 पॉइंट और ले सकते हैं, तो 6 पे आ जाएंगे। अगर कल वो हार जाते हैं, पॉसिबिलिटी कि दे कुड बीट पेशावर एंड विन ऑल देयर मैचेस, बिकॉज़ ज्यादा टक्कर किसको देख सकते हैं, पेशावर को और तो किसी को नहीं। टेक्निकली अगर आप बात करेंगी, अगर वो कल जीत जाते हैं तो स्टिल उनके चांस हैं कि अगर वो लगातार 2 मैचेस जीते तो उनके 8 हो जाएंगे। लेकिन अगर कल वो हार जाते हैं, जो आप बात कर रही हैं, तो फिर तो बिल्कुल बाहर हो गए। इसी तरह कराची अगर हार जाता है तो जो हारता है वो काफी हद तक बाहर हो जाएगा। राइट, कराची के चांसेस इस कंडीशन में मुझे और भी कम इसलिए नजर आ रही है बिकॉज दे हैव 2 मैचेस। ठीक है, 2 मैचेस में उनको दोनों के दोनों लगातार जीतने हैं। अब कल तो कोई एक ही जीत सकती है, राइट। सो हूएवर विंस, मेरे ख्याल में कराची के लिए इशू सिर्फ ये है कि दे हैव प्लेड द मोस्ट मैचेस, और ज्यादा से ज्यादा मैचेस का प्रेशर वो अपने ऊपर ले चुके हैं। सो दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम जो कंटिन्यूसली हारती हुई आ रही है टू मेक अ कमबैक। अच्छा देखिए, इनसाइड तो खैर पता नहीं होता, लेकिन जो टीवी पे भी देखते हैं ना, कोई माहौल भी ऐसा नहीं लग रहा, जो तस्वीरें या वीडियो जो भी ड्रेसिंग रूम की या बाहर की आ रही है, जिससे मैनेजमेंट के अंदर भी कॉन्फिडेंस नज़र आता है ना। मैंने कोयटा को भी देखा, कोयटा ठीक है, सरफराज थोड़ा सा गुस्सा शोर करते हैं, लेकिन बाकी सारे लोग उस तरह से नहीं रिएक्ट कर रहे। कराची में नज़र आ रहा है। तो ऐसी टीम जिसपे अंदर का माहौल भी कुछ ज़्यादा अच्छा ना चल रहा हो, उस पर एक एडिड प्रेशर होता है। फिर बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। मुझे नहीं पता कि कल शोएब मलिक बाहर ही ना हो जाए,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, जिस तरह से शोएब की फॉर्म नहीं आ रही और जो तस्वीरें आ रही थी, राइट, और जो तो हो सकता है कॉन्वर्सेशन कि हो रही जी, थी, या कि you're कासिम right. अकरम शायद शोएब मलिक की जगह खेल जाए, और शोएब अगर बाहर हुए तो फिर उनका वापस PSL 9 में आना आसान नहीं होगा, राइट, क्योंकि जिस तरह से आप गए हैं और आप जिस उम्र के हिस्से में, वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो Right. लेट्स सी कि दोबारा क्या वो लाहौर कराची शोएब के साथ जाते हैं या उन्हें रेस्ट कराते बट हैं। मेरे ख्याल में अभी दोनों टीमों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो कल के मैचेस को देखें. दे विल नॉट बी थिंकिंग एनी फर्दर इससे आगे कि आगे क्या होगा. दे जस्ट वांट कि कल का मैच वो किसी तरह से जीत जाए, बिकॉज कल का मैच इज द लास्ट चांस for both the teams if they can really make a comeback in the league. Apparently दोनों के लिए कांटेदार मुकाबला है कल का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है. Will they be able to make it or not, ये तो पता चलेगा कल. और कल के मैच के एनालिसिस के साथ हम हाजिर होंगे, और थोड़ा सा हार्ड भी होगा क्योंकि क्वेटा और कराची में से किसी एक को तो जाना है, और कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड्स वी आर सपोर्टिंग क्वेटा और कराची बिकॉज वी हैव बिन सीइंग कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. वेल, इसके साथ ही मुझे शो का करना है आज इख्तिताम. कल मुलाकात होगी कल के शो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.